नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका ग्रोथमोंट यूपीएससी द्वारा प्रायोजित सनदी सेवा एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण ऐसे संशोधित संपादकीय विश्लेषण के इस आज के यानी 15 जून 2021 के एकमात्र सत्र में मैं हूं आपके साथ ध्रुव जानी। आज एक संयुक्त सेशन में दो लेखों के ऊपर बात करेंगे। दोनों ही अलग अलग समाचार पत्रों में छपे हैं। एक द हिंदू में छपा है, दूसरा छपा है द टाइम्स ऑफ इंडिया में, मगर दोनों का जो विषय वस्तु थी वो बहुत ही समान थी, इसलिए हमने यहाँ संयुक्त सत्र में इसकी चर्चा करना उचित समझा। दोनों ही G7 यानी कि ग्रुप ऑफ 7 जो कि एडवांस्ड इकोनॉमी का समूह है, उनके ऊपर है। जो हाल ही में उसकी मीटिंग हुई, प्लस उनके जो फिनेंस मिनिस्टर्स थे उनकी मीटिंग हुई, उनसे क्या निष्कर्ष निकला उसके बारे में लेख है। दोनों ही लेख सामान्य कक्षा के हैं। आमतौर पर परीक्षाओं में यहाँ जो लेख में जो बातें की गई है उनका कोई रिलेवेंस नहीं रहता, इसलिए हम लोग कुछ संशोधित बिंदुओं को यहाँ इस लेख के आधार के ऊपर रखकर समझेंगे, चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। अगर आज का टाइटल की बात करें तो द हिंदू का लेख है एन इलाइट क्लब यानी कि एडवांस्ड इकोनॉमी का एक अति विशेष समूह, और दूसरा है टाइम्स ऑफ इंडिया का लेख जो कहता है फ्रीडम एंड एक्सप्लेन्ड या फ्रीडम एक्सप्लेन्ड। ठीक है, तो दोनों ही लेख है जो अपने आप में G7 व उसके निष्कर्ष के ऊपर निर्भर है, जो कि आज हमारे लिए परीक्षा संबंधी व सामान्य दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रहेगा। अगर कवर की बात करें तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंस का कवर है जिनमें अलग अलग राष्ट्रों के जो प्रमुख है वे यहाँ उपस्थित हुए हैं, हाजिर हुए हैं और इन्होंने इस मीटिंग में हाजिरी दी है। तो ये एक प्रतीकात्मक इमेज है। मगर भारत जो है वो G7 का भाग नहीं है, भारत G20 का भाग है। मगर G7 उसके लिए बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि आमतौर पर जो G7 की जो नीतियाँ होती है वही G7 के ऊपर आती है। तो भारत का इंटरेस्ट निस्संदेह इस G7 की समिट में है। तो देखेंगे चीज़ों को। उसके पहले लेख की डिजिटल रेप्लिका देख लेते हैं। यह द हिंदू का लेख है जो कि बेनामी है, और ये लेख है टाइम्स ऑफ इंडिया का। ठीक है, जो डिजिटल रेप्लिका हमारे पास उसकी मौजूद है, उसमें भी ये फ्रीडम एक्सप्लेन्ड बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने जो है चीज़ों को हमारे सामने रखा है। प्लस अगर विषय संबंधी बात करें, इस लेख का जोड़ हमारे पाठ्यक्रम के साथ देखें तो GS पेपर 2 एंड GS पेपर 3 दोनों के साथ ये रिलेवेंट है। GS पेपर 2 और GS पेपर 3 दोनों के साथ। 2 में इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स एंड इंडियाज इंटरेस्ट, और वहीं GS पेपर 3 के तहत ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये दोनों के साथ आज का लेख जुड़ा हुआ है, तो आमतौर पे परीक्षा दृष्टि से थोड़ा महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। प्लस अगर एजेंडा की बात करें तो इस सत्रों में हम लोग 3 बिंदुओं पर देखते हैं, यह पूरी चर्चा करते हैं। सबसे प्रथम निष्कर्ष को देखते हैं, फिर बाद में महत्वपूर्ण बातें अगर लेख में कोई मौजूद हो तो उसको देखते हैं, और साथ ही में अगर लेख हमारी परीक्षा जरूरियतों को पूर्ण नहीं करता हो तो हम इसे परीक्षा लक्ष्य बनाने के लिए, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाने के लिए यहाँ हम इनपुट्स इंक्लूड करते हैं, जो कि आज हमें देखने हैं। आज के सत्र की बात करें तो निष्कर्ष की बात करेंगे, फिर सीधा हम लोग संशोधित तत्व देखेंगे। यहाँ महत्वपूर्ण बातों में हम लोग नहीं उतरेंगे, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत ही सामान्य कक्षा की माहिती यहाँ दी गई है। 2-3 बिंदु है जो कि मैं आपको इस पूरी चर्चा में कह दूंगा, मगर उसके अलावा यहाँ लेख में कोई महत्वपूर्ण चीज़ें हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो इसीलिए सबसे प्रथम निष्कर्ष, फिर बाद में संशोधित तत्वों की बात करेंगे। अगर निष्कर्ष को देखें तो हमें यहाँ समझना है कि जैसे हमने बोला कि G7 जो कि एडवांस्ड इकोनॉमी का समूह है। अब इस G7 के द्वारा जो निर्णय लिए जाएंगे वो लगभग विश्व पर अमली होंगे। तो इस तरीके से G7 का जो रिलेवेंस है वो बहुत ही बढ़ जाता है, भारत के लिए भी बढ़ जाता है। जैसे मैंने आपको जिक्र किया, G7 की ही असर G20 के ग्रुप के ऊपर पड़ेगी या उसकी G20 की नीतियों के ऊपर पड़ेगी। तो अपने आप में G7 का जो प्रभाव है वो G20 के ऊपर पड़ेगा। तो भारत प्रत्यक्ष रूप से भी इससे प्रभावित होगा, परोक्ष रूप से भी इससे प्रभावित होगा। साथ ही में यहाँ कई सारी चीज़ों की चर्चा की गई है लेखों में। जैसे G7 ने हाल ही में क्लाइमेट रिसाइलेंस के लिए अपना
प्लान दिया, फिर फिनेंशियल स्टिमुलस की घोषणा की इस कोविड महामारी से निकलने के लिए, कोविड महामारी से जो मंदी उत्पन्न हुई है उसको खत्म करने के लिए। प्लस यहाँ इस बार की G7 समिट में हमें अमेरिका का रोल भी मजबूत होता दिख रहा है। नया बाइडेन प्रशासन है, उनकी यह पहली मीटिंग थी। उन्होंने सुस्पष्ट कर दिया कि अमेरिका पहले जितना ही ताकतवर है और आगे चलकर भी बहुत ही ताकतवर बनेगा। वैश्विक मुद्दों में वो हस्तक्षेप करेगा जो ट्रंप के समय में, ट्रंप के रिजाइम में यह हस्तक्षेप थोड़ा कम हो गया था, मगर यहाँ बिडेन ने आके हमें स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका जो है वो पुराना ही अमेरिका है और सारी वैश्विक गतिविधियों में अपना ध्यान रखेगा, अपना हस्तक्षेप करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें यहाँ आज देखनी है, मगर इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है जो आज हमें देखनी है वो है ग्लोबल मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स रेट, जिसे संक्षिप्त में GMCTR कहते हैं। G7 की जो मीटिंग हुई हाल ही में, उसके पहले ही, थोड़े दिनों पहले ही G7 के फिनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी। फिनेंस मिनिस्टर्स, इनके द्वारा यह मीटिंग में यह टैक्स रिलेटेड ये लैंडमार्क डिसीजन लिया गया। यह एक बहुत ही सीमा चिन्ह रूप महत्वपूर्ण निर्णय था जो कि यहाँ फिनेंस मिनिस्टर की G7 की बैठक में लिया गया और उसके तहत इसको अमली बनाने की बात की गई। आगे चलकर जुलाई में G20 के बैठक में भी इस मुद्दे के ऊपर चर्चा होगी और अगर सब कुछ सही रहा तो ये G20 के ऊपर भी ये हावी हो जाएगा। बहुत ही अच्छा है ये ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इसीलिए हमारा जो आज का जो पूरा ध्यान है वो इस मुद्दे के ऊपर केंद्रित होगा, ना कि ओवरऑल G7 समिट के ऊपर। अब यहाँ से हम आज की हमारी जो स्पेसिफाइड चर्चा है, विशेष चर्चा है, हम उसकी शुरुआत करेंगे GMCTR से। देखिए, सबसे प्रथम तो हमें 2-3 बिंदुओं में यह पूरे मसले को समझना है, जिनमें सबसे प्रथम हम लोग GMCTR के बारे में देखेंगे, फिर जो कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनके ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित करेंगे, फिर बाद में जो चुनौतियां इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में, इस पर्टिकुलर योजना के अमलीकरण में, उसको देखेंगे और साथ ही में आगे की राह यानी कि वे फॉरवर्ड देखेंगे। चारों बिंदुओं की अलग अलग चर्चा करेंगे। मैंने आपके लिए कुछ एक स्लाइड्स तैयार रखी है ताकि इन चीज़ों को समझने में हमारा समय बर्बाद ना हो और प्रिसाइसली हम चीज़ों को समझ पाए। देखिए, अबाउट ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट, यानी कि अगर उसमें जो यहाँ जो पहला बिंदु है व्हाट, अगर हमें इसका जवाब चाहिए तो देखिए, सबसे प्रथम ये एक प्रकार का कॉर्पोरेट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट टैक्स, जो कि मल्टीनेशनल कंपनियों के ऊपर लगना है। उन मल्टीनेशनल कंपनियों के ऊपर लगना है जो विश्व के अलग अलग देशों में मौजूद रहकर, हाजिर रहकर काफी मुनाफा करती है। तो इस मुनाफे के ऊपर एक मिनिमम टैक्स स्लैब तय किया गया है, जिसे ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट कहा गया है। प्लस ये डायरेक्ट टैक्स तो है, मगर ये नेट इनकम के ऊपर लगता है। नेट इनकम यानी कि कोई भी कंपनी है, उसके खर्च की गिनती के बाद जो नेट प्रॉफिट रहेगा, जो आप समझ लीजिए कि जो स्पष्ट मुनाफा है, उस मुनाफे के ऊपर यहाँ नेट इनकम लगाने का प्रावधान यहाँ G7 की फिनेंशियल मिनिस्टर की जो बैठक थी उसमें चर्चा की गई है। और ये आज वर्तमान इसे कम से कम मिनिमम 15% रखने का प्लान है, 15% रखने की योजना है। तो ये बात रही ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट की, कि वो एक डायरेक्ट टैक्स है, मल्टीनेशनल कंपनीज के ऊपर लगेगा, उनके नेट इनकम के ऊपर लगेगा या नेट प्रॉफिट के ऊपर लगेगा, और वो करीब करीब 15% रहेगा। तो ये बात रही व्हाट इज GMCTR। अब आगे देखें नीड ऑफ GMCTR, तो हमारे पास 3 बिंदु है, जिनमें सबसे प्रथम बिंदु है लो टैक्स ज्यूरिसडिक्शन। देखिए, मल्टीनेशनल कंपनीज जो है, ये उनकी जो नीतियां हैं टैक्स इवेशन की या ऐसे पेविंग ऑफ टैक्सेस की, उसको कम करने के लिए यहाँ ये ग्लोबल मिनिमम
कॉरपोरेट टैक्स रेट का रिजाइम लाया गया है मात्र और मात्र उनके लिए। ये क्या करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, ट्रांसनेशन उनकी प्रेजेंस होती है, तो वे ऐसे नेशंस को आइडेंटिफाई करती है जहां कॉरपोरेट टैक्सेस स्लैब्स बहुत ही कम है, वहां से ऑपरेट करती है। अपना जो धंधा है वो दूसरे देश में करते हैं, वहाँ से पैसे कमाते हैं, वो यहाँ अपनी जो ब्रांच होती है मल्टीनेशनल कंपनी की, अपनी ब्रांच जहाँ टैक्स जुरिस्डिक्शन बहुत ही कम है, वहाँ रखती है। तो अल्टीमेटली दे एंड्स अप बाय पेइंग वेरी लो टैक्सेस एंड हैविंग बिग प्रॉफिट्स। तो यहाँ इसको पहले तो खत्म करने की बात है, ये इसकी पहली ज़रूरत है। दूसरी, टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी। यस, आज क्या है कि यूनिफॉर्मिटी नहीं है, कहीं कॉर्पोरेट टैक्सेस स्लैब रेट अलग है, कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है। अगर आप आयरलैंड की बात करें तो वहाँ थोड़े कम देखने को मिलते हैं। वहीं जो अन्य एडवांस्ड इकोनॉमी है, अगर उनकी बात करें तो वहाँ कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स जो है वे थोड़े ज़्यादा दिखते हैं। तो सबसे प्रथम इसमें यूनिफॉर्मिटी, इसमें एक रूपता लाने की बात है, और ये GMCTR से ये बात जो है मुमकिन है, इसको अचीव किया जा सकता है, एक रूपता लाई जा सकती है। और तीसरी इसकी ज़रूरत है मल्टी लेयरिंग ऑफ MNC। ये भी एक मल्टीनेशनल कंपनीज की ही चाल है। टैक्सेस को कम से कम पे करने के लिए ये लोग ऐसे लूपहोल्स का उपयोग करते हैं। लेयरिंग ऑफ MNC में क्या होता है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वे अपनी सब्सिडरीज ओपन करती हैं, 1 2 3 4। अब इनमें से जो सब्सिडरी लो टैक्स जुरिस्डिक्शन वाले नेशंस में है, ठीक है, उनके ऊपर ये अपने व्यवसाय का, अपने बिजनेस का, अपने प्रॉफिट का जो है बिल रखती है। यानी कि सपोज आप एक एग्जांपल की मदद से हम समझे, एप्पल है। अब एप्पल का जो मेन हेडक्वार्टर है वो तो US है, वहाँ कॉर्पोरेट टैक्सेस लगेगा, थोड़ा ज़्यादा लगेगा इन कंपैरिजन टू द ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स ऑफ कैरिबियन और आयरलैंड। ठीक है, तो ये एप्पल अपनी एक सब्सिडरी यहाँ ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में खोलेगी, एक सब्सिडरी वे खोलेंगे यहाँ आयरलैंड में। तो अब जो मुनाफा जो एप्पल को पूरे विश्व में मिल रहा है व्यवसाय करके, बिजनेस करके, वो मुनाफा वो यहाँ डाइवर्ट करेंगे। वो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की जो सब्सिडरी है उसका मुनाफा दिखाएंगे, आयरलैंड की सब्सिडरी का मुनाफा दिखाएंगे, USA का मुनाफा कम दिखाएंगे या तो नहीं दिखाएंगे। तो क्या होगा, यहाँ तो टैक्सेस रेट कम है तो इनको कम टैक्स देना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा आई मीन, और उनके पास प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा। तो दिस इज कॉल्ड लेयरिंग ऑफ multinational companies. They layer with the help of their subsidiaries in low tax jurisdiction countries. तो इसको भी खत्म करने के लिए यहाँ ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रिजाइम या रेट की ज़रूरत थी। तो ये तीसरा प्रावधान है मल्टी लेयरिंग ऑफ MNC। प्लस GMCTR एंड इंडिया की बात करें तो भारत को फ़ायदा भी है, भारत को थोड़ा घाटा भी है, मगर ओवरऑल अगर देखें वैश्विक दृष्टि से तो सबको फायदा ही होना है। 3 बिंदु है भारत और GMCTR के इस स्टडी में। सबसे प्रथम है ब्रिंगिंग इक्वालिटी। सबसे प्रथम यहाँ समानता लाई जाएगी। ये समानता उन कंपनियों के लिए है जो कंपनी यहाँ भारत में ऑपरेट तो करती है, अपना व्यवसाय तो करती है, मगर भारत स्थित नहीं है, तो उनके लिए ये एक प्रकार की समानता है। दूसरा, अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट। देखिए, बावजूद मिनिमम स्लैब रेट 15% जो तय किया गया है या तय किया जाने वाला है, जो अमली होने वाला है, उसके बावजूद भी भारत के लिए ये जगह खाली है कि वो अभी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, FDI को अट्रैक्ट करने के लिए टैक्स कंसेशंस दे सकते हैं, और ये टैक्स कंसेशन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कम नहीं होंगे। तो ये अपने आप में भारत के लिए एक दूसरा बहुत बड़ा फायदा है कि वे लोग अभी भी after the implementation of this global minimum corporate taxes, India will be able to attract investment by giving tax concessions. And तीसरा जो है वो है इंडिया एट एडवांटेज।
ये यही बात करता है कि भले ही ये लागू हो जाए ये पूरा टैक्स रिजाइम, मगर फिर भी भारत को इससे फ़ायदा है। भारत में जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है वहाँ जो पहले से जो इंस्टीट्यूट जो रिजाइम है टैक्स रिजाइम वही चलेगा, ठीक है। मगर यहाँ एक एक समस्या भी है भारत के लिए कि जो ऑलरेडी हो गए सेज वो तो वैसे ही चलेंगे, उसमें कोई फेरफार नहीं है, मगर जो नए सेजों की जो स्थापना होगी वहाँ ये चीज़ लागू नहीं होगी, वहाँ भारत को एडवांटेज नहीं मिल पाएगा। तो ये एक भारत के लिए समस्या है, छोटी है मगर ओवरऑल भारत के दृष्टिकोण से, वो विश्व के दृष्टिकोण से ये रिजाइम बहुत ही फायदाकारक साबित होगा सारे नेशंस को, ठीक है। तो ये बात रही अबाउट ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट। प्लस आगे देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखने हैं, जिनमें सबसे प्रथम है एम। इसका क्या एम है? दूसरा पेविंग वे फॉर टैक्सेस एंड तीसरा है कंट्रीज राइट टू टैक्स। देखिए इसका एम यही है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज है जो कि पूरे विश्व में ऑपरेट करती है अपने अलग अलग जो है बहु जगहों पर अपने हेडक्वार्टर्स स्थापित करके, सबसे पहले तो इनके द्वारा जो टैक्स इरोशन होता है उसको खत्म करना है। देखिए टैक्स बेस इरोशन भी कहते हैं, टैक्स इरोशन भी कहते हैं, आमतौर पे मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा ही ये किया जाता है। सेम प्रोपोगंडा है, कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी है वो अपना हेडक्वार्टर ऐसे राष्ट्र में रखे कि जहां लो टैक्स जुरिस्डिक्शन हो। तो आज तक क्या होता था कि कंपनी जहां पर रजिस्टर्ड है वहीं के टैक्स रेट्स उनको लगते थे, मगर जहां ऑपरेट करती हो वहाँ के टैक्स रेट्स नहीं लगते थे। तो यहाँ सबसे प्रथम इसको जो है लागू किया गया कि इट विल बी टैक्स्ड वेयर ऑपरेटेड, नॉट वेयर इट्स हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड, या टैक्स शिफ्टिंग भी इसे कहते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रकार से किसी भी राष्ट्र जहां मल्टीनेशनल कंपनीज ऑपरेट करते हैं उनके लिए हानिकारक है। वो टैक्स दरअसल उनको मिलना चाहिए, मगर वो मिलता है जहां कंपनी हेडक्वार्टर्ड है, और कंपनी वहीं हेडक्वार्टर्ड होगी जहां टैक्स रेट्स कम है, लो टैक्स जुरिस्डिक्शन है। तो ये बात रही उसके एम की, उद्देश्य की। दूसरी बात करें पेइंग वे फॉर टैक्सेस, यही चीज है कि जो टैक्सेस चले जा रहे हैं इरोशन, उनको फिर से जो है रोकना, जाते हुए रोकना, उनको जाने नहीं देना। जहां कंपनी ऑपरेट कर रही है, जहां से कंपनी मुनाफा ले रही है, उसी राष्ट्र को कुछ टैक्स उस कंपनी को देना पड़ेगा, वो इस रिजाइम से सुनिश्चित होता है। और तीसरा है कंट्रीज राइट टू टैक्स, यह भी उसी बात के साथ जुड़ा हुआ है जिस कंपनी में ऑपरेट किया जाता है वो कंपनी का या वो कंट्री का हक है, आई एम सॉरी, इट इज द राइट ऑफ दैट पर्टिकुलर नेशन where a multinational corporation operate to levy taxes on their operations। वो कोई भी राष्ट्र का अपने आप में एक हक है जो अब इस रिजाइम से उनको मिलेगा, संभवतः ऐसा हमें लगता है। तो ये इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। अब आगे देखें तो कुछ समस्याएं हैं। कुल 4 बिंदु हैं यहाँ जिनको हम एक एक करके समझेंगे। सबसे प्रथम ब्रिंगिंग ग्लोबल कॉन्सेंसस, यानी कि एक प्रकार की सहमति सारे राष्ट्रों के बीच में, वो अपने आप में समस्यापूर्ण है, चैलेंजिंग है, बिटवीन ऑल नेशंस। क्योंकि जब ये टैक्स रिजम लाने की बात आ गई तब कम स्लैब रेट्स वाले, कम कॉर्पोरेट टैक्स स्लैब रेट्स वाले जो नेशंस है उनके द्वारा यहाँ विरोध जो है किया गया, जैसे आयरलैंड, ठीक है। तो एक ग्लोबल कॉन्सेंसस क्रिएट करना वो अपने आप में एक समस्या है। सारे राष्ट्रों को एक ही पटल पर सहमत करना वो एक अपने आप में समस्या है। तो ये यहाँ एक चैलेंजेस के रूप में देखा गया है। दूसरा है इश्यूज टू स्मॉलर कंट्री। देखिए IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे महत्वपूर्ण बड़े वित्तीय संस्थाओं के द्वारा कुछ संशोधन किया गया, और संशोधन से उन लोगों ने ये निष्कर्ष निकाला कि इस रिजाइम से एडवांस्ड इकोनॉमी जो है वे कम प्रभावित होंगी, मगर जो
एमर्जिंग इकोनॉमीज है वो इससे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रभावित होगी। इनके ऊपर विपरीत असर भी पड़ सकती है, विपरीत असर। फॉर एग्जाम्पल आयरलैंड ले लीजिए, बांग्लादेश ले लीजिए, ये सारे ऐसे राष्ट्र है कि जिनके ऊपर असर इसकी ज़्यादा पड़ सकती है। वहीं ऑन द अदर हैंड फ्रांस है, यूरोप है, जर्मनी है, उनके ऊपर इसकी असर कम रहेगी, नहीवत रहेगी। तो ये छोटे देशों के लिए भी एक समस्या यहाँ हमें दृश्यमान है। साथ ही में इश्यूज टू डेवलपिंग कंट्री, जो डेवलपिंग कंट्रीज है या जो कोई एमर्जिंग इकोनॉमीज है, इनके इसके लिए दूसरा वर्ड भी एक आज दुनिया में प्रयोग में लिया जाता है जिसे एमर्जिंग इकोनॉमीज कहते हैं। तो ये दोनों के लिए अपने आप में बहुत ही विपरीत असर का सर्जन करने वाला यह रिजाइम ऐसा प्राइमरीली लगता है। तो यहाँ हमें इसे चैलेंजेस में रखना पड़ेगा। और साथ ही में टैकलिंग टैक्स इवेशन, भले ही हम लोग एक यूनिफॉर्मिटी जो है ले लें या एक प्रकार से इसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छा करें, मगर यहाँ टैक्स इवेशन को हम नहीं रोक सकते। जो कर चोरी है, ये कर चोरी को इस रिजाइम से भी नहीं रोका जा सकता। तो ये अपने आप में इस पर्टिकुलर प्रोग्राम या इस योजना की चैलेंज है, समस्या है। तो कुल मिला के 4 बिंदु है। सबसे प्रथम ग्लोबल कॉन्सेंसस, दूसरा इश्यू फॉर स्मॉलर कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज एज वेल, एंड उसके बाद जो है वो है टैकलिंग टैक्स इवेशन, जो कि अपने आप में असंभव है। प्राथमिक रूप से तो हमें असंभव ही लगता है। ठीक है, तो ये बात रही इसके चैलेंजेस की। और आगे देखें वे फॉरवर्ड यानी कि आगे की राह, तो भले ही बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है मगर इसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन इज द की। अगर इस प्रोग्राम को हमें सफल करना है तो इसका असरकारक रूप से अमलीकरण होना चाहिए, तो ही इसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स हमें मिल पाएंगे। और साथ ही में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो बहुत ही जो है अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेट संकलन राष्ट्रों के बीच में ज़रूरी है, तब जाके हम लोग इस पर्टिकुलर रिजाइम के फ्रूटफुल रिजल्ट्स को पा सकते हैं, अच्छे परिणामों को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज यही चीज़ थी जो हमें समझनी थी। हमने G7 समिट की जो फिनेंस मिनिस्टर की बैठक थी, उसमें जो एक बहुत ही अहम महत्वपूर्ण सीमा चिन्ह रूप एक निर्णय लिया गया, उसको हमने आज केंद्र में रखा और उससे काफ़ी सारे आयामों के ऊपर बात करी जो हमारे परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से मेंस का भी प्रश्न निकल सकता है, प्रिलिमिनरी का भी प्रश्न निकल सकता है। मेंस में तो सामान्यतः ऐसा पूछा जा सकता है कि जो ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट है, रिजाइम है, उसके पक्ष प्रतिपक्षों की आप चर्चा कीजिए अपने शब्दों में। तो यहाँ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न निकल सकता है। और प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ प्रश्न निकल सकता है। हमारे पास एक 13 प्रश्न है, मॉडल प्रश्न है, जो कि प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो आपके स्क्रीन के ऊपर है। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। सबसे प्रथम 4 कथन हमारे सामने है। सबसे प्रथम, GMCTR से छोटे देशों को फायदा होने वाला है। दूसरा, GMCTR से MNC द्वारा होता टैक्स बेस इरोशन पर नियंत्रण रखा जा सकता है। तीसरा, GMCTR से वैश्विक कर प्रणाली में एकरूपता आएगी। और चौथा, GMCTR से कर चोरी भी कम की जा सकती है। इस कथनों के ऊपर विचार करना है और इनमें से सत्य कथनों को हमें चुनना है। हमारे पास ऑप्शन भी है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4 यानी कि चारों के 4 सत्य है। ऑप्शन बी कहता है केवल 2 और 3 सत्य है। ऑप्शन सी कहता है केवल 2, 3 और 4 सत्य है। और वहीं ऑप्शन डी कहता है मात्र 3 और 4 सत्य है। आपको इसका सही जवाब इस सेशन के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। हमारी तरफ से इसका सही जवाब इस सेशन के प्रीमियर होने के कुछ घंटों के बाद आपके सामने रखा जाएगा, तो आप वहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं। साथ ही में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, ताकि हमारी जो मेहनत है वो ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों तक, जो सीरियस एस्पिरेंट्स है, उन तक पहुँचे और उनकी तैयारी और बेहतर हो, अच्छी हो। तो आज इतना ही। हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगले संपादकीय लेख के साथ, एक अच्छे विश्लेषण व संशोधन के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए ग्रोथ माउंट UPSC। जय हिंद।